हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 19 नवंबर और स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारी सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब होता क्या है ना कि हम रिजर्वेशन तो दे देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, कि चाहे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, लेकिन इन सब में कैटेगरीज में जो कास्ट होती हैं या कह सकते हैं जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उसमें भी कुछ तो थोड़ी फॉरवर्ड कास्ट होती हैं जो बाकियों से बेटर होती हैं इकोनॉमिकली या बाकी चीज़ों में, और कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं। इसमें ये एक हमेशा कंप्लेंट रहती है कि जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, जो थोड़ी सोशल इकोनॉमिकली बेटर होती हैं, वो पूरा बेनिफिट ले जाती हैं रिजर्वेशन का, और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। उसी से रिलेटेड अभी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना की इलेक्शन रैली में ये बोला था कि शेड्यूल्ड कास्ट के सब कैटेगराइजेशन पे एक बार गौर किया जाएगा, उस मैटर में एक बार ये देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब ऐसे कई सारे स्टेट्स में पहले भी हो चुका है, मतलब उन्होंने कोशिश की कि सब कैटेगराइजेशन हो सके, लेकिन ये सारे ही केसेस पहुंच जाते हैं कोर्ट और वहीं पे अब अटके हुए हैं। इन द लास्ट 2 decades मल्टीपल स्टेट्स लाइक पंजाब, बिहार, तमिलनाडु हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन रिजर्वेशन लॉज at the state level in a bid to subcategorize scheduled caste, and all plans held up in the courts. And जैसा कि मैंने बताया that Prime Minister नरेंद्र मोदी जी promised to look into the subcategorization of scheduled caste in तेलंगाना इलेक्शन रैली। हुआ यूँ कि मदिगा नाम की एक कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एससी कम्युनिटी में। अब इनका ये कहना है कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन हमें रिजर्वेशन का उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो हमें एक सेपरेट कोटा दे दीजिए। और इसी से रिलेटेड एक एजिटेशन भी हुआ था काफ़ी पहले, जिसके चलते हुए आंध्र प्रदेश ने 1997 में जो शेड्यूल्ड कास्ट कोटा था उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। ये मुद्दा तब से चल रहा है। उसके बाद हालांकि आंध्र प्रदेश ने सब कैटेगराइजेशन तो कर दिया, लेकिन वो मुद्दा पहुंच जाता है कोर्ट में, और 2004 में ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट इसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है, मतलब उसको बोलता है कि ये परमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था इसमें कि वंस अ कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 341, they become part of a single large class of people casting a wider net for reservation. जब किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में रखा जाता है तो ये कहा गया कि वो ऑलरेडी एक काफ़ी लार्ज क्लास ऑफ पीपल का पार्ट है और उनको काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है। और ये भी कहा कि स्टेट के पास ये राइट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है कि वो सब कैटेगराइजेशन करे। ठीक है, उसके अलावा ये भी कहा कि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, और ये कहा कि लिस्ट कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन बात यही नहीं रुकती, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी ऐसे स्टेप लिए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये वाला केस पहुंचता है। और दविंदर सिंह केस 2020 का जो है उसमें कहा जाता है कि सब कैटेगराइजेशन इक्वालिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो अच्छे से उसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया। लेकिन जो लास्ट वाला केस था वो भी 5 मेंबर की बेंच ने दिया था, और दविंदर सिंह केस भी 5 जजेस की बेंच थी। इन्होंने ये कहा कि एक लार्जर बेंच बैठनी चाहिए इस मुद्दे पे रूलिंग देने के लिए, इस मुद्दे पे एक्चुअल में डिसीजन लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, बेसिकली अपना जजमेंट देने के लिए। ठीक है, अब अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स की बात करें कि भाई क्यों सब कैटेगराइज करना चाहिए, जैसा कि हमें पता है कि बैकवर्ड क्लास जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। इनइक्वालिटीज़ हैं अभी वाले सिस्टम में, बिकॉज सम कम्युनिटीज़ हैव लेसर एक्सेस टू बेनिफिट और फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ अवेल ऑल द बेनिफिट्स। और तो अगर सब कैटेगराइजेशन होगा तो चीज़ें ज़्यादा इंक्लूसिव होंगी,
जो बैकवर्ड क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट होगा और इक्वालिटी बढ़ेगी। वहीं पे अगर इसके कुछ अगेंस्ट की बात करें कि क्यों नहीं देना चाहिए, तो जो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन होती हैं, उनका कहना है कि इसमें जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही हैं फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ से। सो उनको अगर सेपरेट कोटा दे भी देंगे तो उनके पास इनफ कैंडिडेट्स नहीं हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर द रिजर्वेशन एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि एजुकेशन वगैरह हो गया। सिर्फ रिजर्वेशन एक तरीका नहीं है कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने का, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमें देखनी चाहिए। ठीक है, और आगे बेसिकली कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सबसे पहले तो हमें कंक्रीट डेटा चाहिए पॉपुलेशन का, कि भाई कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, सब कम्युनिटीज़ कौन कौन सी, उनका सोशो इकोनॉमिक डेटा क्या है, उनका क्या नंबर है, उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो ताकि एक प्रॉपर रीजनेबल ग्राउंड मिल सके और उस बेसिस पे कुछ प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, और अगर ओबीसीज़ के सब कैटेगराइजेशन की बात करें तो उस पर भी बात चल रही है, और उनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस जी रोहिणी के अंडर में। सो ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो है मिथिली साइक्लोन से रिलेटेड। अब जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है और इसका लैंडफॉल होगा बांग्लादेश में। सो द डीप डिप्रेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड विल मेक अ लैंडफॉल ऑन बांग्लादेश। एंड इससे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है हमारे कोस्टल रीजन्स में। हैवी रेनफॉल इज़ फोरकास्टेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। उसके अलावा ये जो नाम मिथिली दिया है वो दिया है मालदीव्स ने, और स्पीड काफ़ी ज़्यादा है विंड्स की, इन द रेंज ऑफ बिटवीन 40 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आते हैं एक अर्थक्वेक पे, जो कि आया म्यांमार में। थोड़ा मॉडरेट अर्थक्वेक था, ईस्टर्न म्यांमार में आया 5.7 मैग्नीट्यूड का, और वो उस एरिया में आया जो कि बॉर्डर करता है चाइना, लाओस, थाईलैंड को। सो थोड़ी बहुत शेकिंग ट्रेमर्स थाईलैंड में भी फील हुए। एंड म्यांमार क्या है ना, इट इज़ लाइंड विद द सेस्मिक फॉल्ट्स, वहाँ पे सेस्मिक फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स वहाँ पे कॉमन है। ये बात है इसमें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोनलीनेस को डिक्लेयर किया है एज अ प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। जी हाँ, इसमें बोला है कि इनफैक्ट इसका मोर्टेलिटी इफेक्ट की बात करें तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे, विच मीन्स इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। और एक इसके बारे में कमीशन भी बनाई गई है ताकि वो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस की जाती हो कर सकते हैं उस बारे में डिस्कशंस करें, और सोशल कनेक्शंस वगैरह कैसे प्रमोट कर सकते हैं इस बारे में भी चर्चा हो। अब अगर लोनलीनेस की बात करें तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनके ज़्यादा उतने अच्छे सोशल कनेक्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रिस्क होता है स्ट्रोक होने का, एंजाइटी होने का, डिमेंशिया होने का, डिप्रेशन, सुसाइडी या बाकी चीज़ें। एंड सोशल आइसोलेशन नोज नो एज और बाउंड्रीज। किसी भी एज के इंसान को हो सकता है, किसी भी देश में हो आप, ये जो है लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस। सो सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात की जाए, प्रॉपर थेरेपीज ली जाए, एंड हाउ टू गेट कंफर्टेबल इन योर ओन कंपनी। खुद की ही साथ हम कैसे जीना सीख सकते हैं अच्छे से, वो सीखा जाए। एंड ऑल्सो बाय मेकिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस और थ्रू स्पोर्ट्स it can help us tackle this problem. नेक्स्ट आता है डीप फेक्स। अब कुछ टाइम पहले एक्चुअली जो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना है उनकी एक फेक वीडियो थी, एक फेक वीडियो बनाई गई थी जिससे बेसिकली डीप फेक का मुद्दा न्यूज़ में आया, और उसके बाद एक ऐसा ही फेक वीडियो क्लिप मोदी जी के ऊपर भी देखा गया जिसमें वो गरबा करते हुए दिखते हैं। से काफ़ी कंसर्न की बात है। डीप फेक्स बेसिकली एक बहुत ही फेक कंटेंट आप मान सकते हो जिसको बनाया जाता है फॉर सम अल्टीरियर मोटिव्स, मतलब कि कुछ किसी को मिसलीड करने के इंटेंशन हो सकते हैं, किसी को धोखाधड़ी करने के, डिसीव करने के, पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के, इस तरह से। सो ये काफ़ी कंसर्न का मुद्दा बन जाता है और इसीलिए ये न्यूज़ में रहा और इसीलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो डीप फेक्स आर फेक कॉन्टेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, पिक्चर्स एंड ऑडियो
किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, विच आर क्रिएटेड यूजिंग पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। इंटेंशन क्या होता है? विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग और मिसलीडिंग समवन। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज़ करके कुछ फेक वीडियोस बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, ऑडियोज़ बना सकते हैं, और उसको किसी भी अपने हिसाब से किसी भी मोटिव के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड इट एम्प्लॉयज सोफिस्टिकेटेड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, particularly generative adversarial networks and autoencoder models to analyze and synthesize realistic human faces, voices and gestures. ये बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं डीप लर्निंग, और कुछ ऑटो एनकोडर मॉडल्स होते हैं जिससे एनालाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रॉपर मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं ह्यूमन फेसेस को, वॉइसेस को, जेस्चर्स को, और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसका तो काफ़ी गलत यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी अनशन वीडियो बना के हम किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई इतना ऐसा ऐसा है और पैसा निकालो आप, अब नहीं तो हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। सो अब ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा क्या? भाई ऑफकोर्स लिया जाएगा। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें प्रोविजंस हैं जो कि इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसी के साथ डिफेमेशन के भी जो है हमारे इंडियन पीनल कोड में प्रोविजंस हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं और एक्शन लिया जा सकता है। सो काफ़ी कंसर्न की बात है। एक तरफ हाँ अच्छी बात है कि हम एआई में आगे बढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं, और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि इट कैन हेल्प इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। इतना ही नहीं, फेक न्यूज़ से आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी को ब्लैकमेल कर सकता है कोई इंसान, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी की रेपुटेशन ख़राब की जा सकती है, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस कैन बी डैमेज्ड, एंड और तो और नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया जा सकता है। इट कैन वायलेट प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ पीपल। अब कोई भी टेक्नोलॉजी के देखो दो पहलू होते हैं, आप डिपेंड करता है कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको। चाहे तो अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और चाहे तो गलत तरीके से भी। अगर कुछ पॉजिटिव यूजेस, कुछ एथिकल यूजेस की बात करें तो वो ये है कि इसका यूज़ सिनेमा, म्यूज़िक, गेमिंग वगैरह इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, जिससे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और एनहांस होगा, मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह एनहांस हो सकती है, सिमुलेशन एनहांस हो सकता है, और तो और ऑगमेंटेड रियलिटी होती है उसको ये बेटर कर सकता है, इंटरेक्शन वगैरह एनहांस कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग को और बेटर कर सकती है ऐसी चीज़ें। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि भाई या तो कुछ ऐसी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे डीप फेक जो है, कौन सा कंटेंट डीप फेक है कौन सा नहीं है, ये हम डिटेक्ट कर पाएँ। सो डेवलप डीप फेक डिटेक्शन टूल्स। सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी काम में नहीं आएगी, बल्कि लोगों को भी अवेयर और एजुकेट करना उतना ही ज़रूरी है। उसके अलावा पॉलिसीज़ प्रॉपरली डेवलप हो, हमारी प्रॉपर कोलैबोरेशन होने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में, पॉलिसी मेकर्स में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे उसका एथिकल यूज़ प्रमोट हो और किसी भी गलत तरीके से उसको यूज़ ना किया जा सके, और कोई करे भी तो उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट्स हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।